हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएनपी क्लास में। बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं। इसमें हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन तक की पढ़ाई की थी। अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि और अलग अलग तरीके के रिएक्शंस किस तरीके से होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है और वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर अब एक नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों कि आप ऐसे समझ लो आसानी से कि आप किसी से मजबूत हो, किसी से स्ट्रांग हो और अपनी सीट से उठो और उसको उसकी सीट से हटा करके वहां पे बैठ जाओ। जैसे यहाँ पर अगर हम आयरन को देखें तो ये जाता है और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देता है और ये SO4 यानी यहाँ पे जो SO4 था उसके साथ में जुड़ जाता है। तो अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लें और उसमें आयरन डाल दें बच्चों, तो क्या होगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट की जगह पे बन जाएगा आयरन सल्फेट और इस तरीके से सॉलिड स्टेट में हमको कॉपर मिल जाएगा। तो यहां पर हमने आयरन डाला और इसने कॉपर को हटा करके सल्फेट ग्रुप से अपने आप को जोड़ लिया। इसका एक प्रैक्टिकल भी आपकी क्लास में है, वो भी आपको करवाया जाएगा। तो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसके पोजीशन से, उसके स्थान से हटा देता है। और वही यहां पर हो रहा है, आयरन कॉपर को हटा दे रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो बच्चों, चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है और वो पढ़ने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं अभी आपको उसको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इसको अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा। एनसीईआरटी के क्लास 8th में आपने इस तरीके का रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपनी पोजीशन से हटा करके खुद जुड़ जा रहा था। मैं रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिखा देता हूं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होता है। बच्चों, वैसे तो जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो आपको इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप यहां भी जान लो, हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी कैल्शियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से। ऐसे ही अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाला एलिमेंट जो है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी कि अगर एक साथ में, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था आयरन और कॉपर का, तो अगर हम उसी को देख लें तो यहां पर आप देख रहे होंगे आयरन, ये किससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये जो आयरन है ये रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए आयरन ने कॉपर को उसकी पोजीशन से हटा दिया। इसको आपको याद करना होगा और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा जब चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा। अपनी जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं। आइए लौटते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो जैसा कि अभी हमने आपको इसको एक्सप्लेन किया ही, अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब जिसमें कॉपर घुला हुआ है। इसी में हम एक धागे से लोहे की कील, जिसको कांटी भी बोलते हैं, उसको हम लटका देंगे। तो अब हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस में हमने बताया था आपको कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ हो, तो कॉपर सल्फेट में हमने आयरन डाल दिया। अब क्या होगा, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, कॉपर जाकर के तलहटी में बैठ जाएगा यहां कहीं पे, और आयरन की जगह पे, कॉपर की जगह पे इस सॉल्यूशन का रंग आयरन सल्फेट हो जाएगा। इसकी वजह से इसका रंग बदल जाएगा। तो कैसे होगा, जो यहां पे लिखा हुआ है, द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश इन कलर। क्यों हो जाएंगे ब्राउनिश, बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4 चेंजेस डर्टी ग्रीन। ये जो ब्लू कलर है बच्चों, ये डर्टी ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये आयरन सल्फेट बन चुका होगा और जो कॉपर यहां से निकलेगा वो जाकर के इस कील पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यही
एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, अगर हम जिंक और कॉपर को एक साथ में मिलाएं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऊपर वाले में अगर हम जिंक को डाल देते तो जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता और यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, कॉपर अलग हो जाता। तो ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक मेटल या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। कभी कभी होता है बच्चों कि दो के दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने अक्सर देखा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपने क्लास 7th में पढ़ा था। जब एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्शन करता है, उस कंडीशन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहां पर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है बच्चों कि जब ऐसा रिएक्शन हो जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा हो आयंस का, जैसे यहां पर देखिए सोडियम सल्फेट था और ये बेरियम क्लोराइड था, इसने बेरियम सल्फेट बना लिया और इसने सोडियम क्लोराइड बना लिया। इसको अच्छे से मैं समझाता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट इसको कहते क्यों हैं। देखिए ये सोडियम यहां पे चला गया, अब ये बेरियम यहां पे चला आया। अभी तक ऊपर वाले में आपने क्या देखा था कि एक ही डिस्प्लेस कर रहा था, दूसरा अलग हो जा रहा था। यहां पे नहीं है ऐसा। ऐसे ही है जैसे आप अपनी सीट से उठो और किसी दूसरे की सीट पे बैठ जाओ और दूसरा वाला आकर के आपकी सीट पे बैठ जाए। यहां पे यही हो रहा है। ये बेरियम Na को हटा रहा है, सोडियम को हटा रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है। ये सोडियम बेरियम को हटा रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, और इसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल आपके स्कूल में करवाया जा सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। वो आपने पढ़ा ही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है बच्चों, आप जानते ही हो क्या बनता है, NaCl प्लस क्या बनता है, H2O। याद आया आपको? ये रिएक्शन आपने 7th क्लास में पढ़ा था। अब यहां पर एक और रिएक्शन आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसकी दो परिभाषाएं हैं और उसको दोनों को समझना बच्चों। ऑक्सीडेशन का मतलब दो तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, या तो किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे कि यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है या कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। दूसरा, अगर ये कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन निकल रहा हो तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे यहां पर देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन अगर के जुड़ गया, मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। अब अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन का मतलब होता है अगर कहीं भी किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो रिडक्शन, या कहीं से ऑक्सीजन निकल जा रहा हो किसी सब्सटेंस में से तो भी उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में हो रहा हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों। इसको भी ध्यान रखिएगा। हम एक और एग्जाम्पल आपको इसका दिखा। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर Fe2O3 प्लस 3CO इसका रिएक्शन हो रहा है। ध्यान से अगर आप देखो तो Fe2O3 में से ऑक्सीजन यहां पर निकल गया और सिर्फ बचा Fe। इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल गया, अब वो ऑक्सीजन गया कहां पे, जा करके इसमें जुड़ गया, तो जहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब यहां पर दोनों रिएक्शन एक साथ में हो रहे हैं, यानी कौन कौन सा, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, इसीलिए इसको
रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, रिडॉक्स में जो RED है इसका मतलब होता है रिडक्शन और OX है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अब यहां पर बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं CBSE के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट के। यहाँ पर आपको समझना है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है क्षरण हो जाना किसी चीज़ का, अपने ओरिजिनल शाइनिंग में ना रहना, उसका भद्दा हो जाना, उसका खुरदुरा हो जाना। तो जब भी किसी मेटल को हम एक्सपोज्ड छोड़ देते हैं, हवा में खुला हुआ छोड़ देते हैं, या मॉइस्चर है, एसिड है, इन सबके उपस्थिति में ऐसे खुला छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस पर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की और इसी वजह से वो मेटल थोड़ा सा वीक हो जाता है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत बार बार पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है अगर इसको हम खुला छोड़ दें और कुछ दिन के बाद में जलाएं तो ये नहीं जलता है, ऐसा क्यों है? तो जो बच्चों मैग्नीशियम है ये हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से ये नहीं जलता है। इसीलिए इस मैग्नीशियम रिबन को जब जलाना होता है उसके पहले हमको सैंड पेपर यानी रेगमार से इसको साफ करना पड़ता है और जब ये ऑक्साइड की लेयर यहाँ से हट जाती है तभी ये जलता है। ये क्वेश्चन आपके NCERT में दिया है और बार बार ये पूछा भी जाता है। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब मुर्चा लग जाना, जंग लग जाना लोहे पे। उसी तरीके से जो ब्लैक कोटिंग होती है, जो चांदी के सामान होते हैं उस पे कुछ दिन में ब्लैक कोटिंग आ जाती है या ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर का डिपॉजिट जमा हो जाता है। जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उस पे ग्रीन लेयर आ जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, इससे प्रिवेंट कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। रस्टिंग का जो आपने पढ़ा था क्लास 7th में कि रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है या पेंटिंग है। मैं आपको समझा देता हूँ। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि किसी भी मेटल की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है। वही चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। जो शाइनिंग होती है हैंडल्स में साइकिल की या जो चमक होती है, ये सब गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन्हीं सब का परिणाम होता है। या कहीं पे अगर हम पेंटिंग भी कर दें तो वो भी ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा और इसी वजह से अगर हम किसी लोहे के सामान को पेंट कर देते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलता है, उसमें जंग नहीं लगती है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रेंसिडिटी से रिलेटेड। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वाद बिगड़ जाना। जैसे अगर चिप्स की पैकेट है या किसी भी भुनी हुई जो तेल में फ्राई की गई चीज़ें हैं या फैट में फ्राई की गई चीज़ें हैं, उनको अगर खुली हवा में छोड़ दें तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही जो आपके घर पे घी होता है अगर ज़्यादा दिनों तक रखा रहता है तो उसका स्वाद बदल जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वहाँ पे फैट है उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया है। तो ऑक्सीडेशन जब भी फैट का या ऑयल का होता है एयर में खुले छोड़ देने की वजह से, तो इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। आपको याद होगा कि टेस्ट बिगड़ जाता है, तेल हो या घी हो इन सब का, उसकी स्मेल भी गड़बड़ हो जाती है और उसका टेस्ट भी गड़बड़ हो जाता है। और इसीलिए बच्चों जो स्नैक्स की पैकेट्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ना रहे ताकि जो उसमें थोड़ा बहुत तेल बचा हुआ है तलने के बाद में उससे रिएक्शन करके उसका स्मेल और टेस्ट ना बिगड़ने पाए। यानी रेंसिडिटी की प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी दिया हुआ है कि इस रेंसिडिटी को हम ख़त्म कैसे करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दें। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दे या ऑक्सीजन को वहाँ पर ना आने दे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम मिला दें तो रेंसिडिटी नहीं होगी। यानी उसका ना तो स्मेल खराब होगा
और ना ही उसका टेस्ट बिगड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम टाइट कंटेनर्स में, जैसे ऐसी जगह पे हम बंद कर दें किसी चीज़ को जहाँ पे हवा ना आ जा सके, तो भी वो हमारा फूड मटेरियल ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होगा। साथ ही में हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि जो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमने भर दिया किसी पैकेट में, तो उसने ऑक्सीजन को या एयर को, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, उसको रिप्लेस कर दिया और रेंसिडिटी की संभावना खत्म हो गई। अगर हम किसी चीज़ को रेफ्रिजरेट कर दें, ठंडे कंडीशन में रख दें, तो भी रेंसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग से रिलेटेड हमने कहा था आपसे कि एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, तो इसको मैं लेकर के आऊंगा और उसके अगले पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से, तो उसकी एक लिस्ट है हमारे पास। मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा और सॉल्व करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपका नंबर बोर्ड एग्जाम में ना कटे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिल जाया करे। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।